Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो 19 Feb को आपका पेपर है ना, 10th क्लास का एमपी बोर्ड का पेपर है। तो हम आज वही क्लास जो है उसी का पेपर सॉल्व करेंगे। अब मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर आपको नहीं कराया, हम क्या करेंगे, हम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे 2024 का ही। इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आपका पेपर जो है वो किस तरीके से आएगा, क्या पैटर्न होगा उसका। ठीक है, ऐसे तो मैंने देखा है, वैसे तो कोई चेंज नहीं है, 23 में भी सेम इसी तरीके का पेपर था। हाँ, थोड़ा सा जो रीडिंग सेक्शन है उसमें हल्का सा चेंज है, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर ना करा के इस बार मैं आपको 24 का मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जो पेपर सॉल्व करने जाओगे उसको किस तरीके से करना है और कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो आ जाओ, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, मार्क्स होते हैं आपके 75, 16 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, अब 16 क्वेश्चंस में जहाँ पर लिखा है कि सारे करने, तब तो सारे करने कंपलसरी है। जहाँ पर चॉइसेस दी हुई है एनी 2 करने, एनी 5 करने, वहाँ पर उनमें से सिर्फ 5 या 2 करने। जहाँ पर और लिख के चॉइसेस दी गई है वहाँ पर कोई एक अटैम्प्ट करना है। वो मैं अभी आपको सब कुछ बता दूंगी कि किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, रीडिंग सेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस सबको पता है ना। इंस्ट्रक्शंस जो होता है आपका, जो लिखा होता है पेपर, उस पर होते हैं इंस्ट्रक्शंस, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अच्छे से पढ़ना, एक बार उसको ध्यान देना भाई। ठीक है, और हमेशा हर क्वेश्चन को अच्छे से चेक करना, ऊपर क्या लिखा है कि भाई 5 करने हैं, 2 करने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे सारे कर लेते हैं, देखते ही नहीं ऊपर कि 5 लिखें कि 2 लिखें, और उससे फिर उनका टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इंस्ट्रक्शंस ध्यान देने हैं। 16 क्वेश्चंस हैं, सबके मार्क्स लिखे हैं आगे कि भाई कितने मार्क्स का क्या है। 75 मार्क्स का टोटल पेपर है आपका। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? तो पहला जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें आपके क्या होते हैं, अनसीन पैसेजेस आते हैं। अनसीन पैसेजेस मैं आपको करवा चुकी हूँ कि किस तरीके से करना होता है। अनसीन पैसेज में पहले एक सिर्फ नॉर्मल रीडिंग मारोगे इसकी सबसे पहले, उसके बाद दूसरी बार उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करोगे। तो मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट समझ के पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि हमारा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। When Alexander Fleming was 16, he had to work to earn his living. जब अलेक्जेंडर 16 साल के थे तो उन्हें काम करना पड़ता था खुद की सर्वाइवल के लिए। He found a job in a shipping office in London. ठीक है, अब उन्होंने एक शिपिंग ऑफिस में जॉब करना शुरू करी थी लंदन के, मतलब कुरियर वगैरह सर्विसेज जो होती हैं उस तरीके की। The wages were small and the work rather uninteresting. ठीक है, जो भी उनकी अर्निंग होती थी वो काफ़ी कम थी, है ना। वेजेस जो भी उनको पैसे मिलते थे पर डे या जो भी मंथली, जो भी, वो कम थी सैलरी उनकी, और जो काम था उसमें भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। He also worked as a volunteer soldier on weekends and holidays. वो एक वॉल्टियर सोल्जर की तरह भी काम करते थे, जब भी क्या होता था, वीकडेज होते थे या फिर छुट्टियां होती थी उसमें। वॉल्टियर सोल्जर, जब आप खुद से जाकर कोई काम करना चाहते हो। It was soon discovered that the sturdy young man from Scotland was a fine shot and a very good swimmer. फिर धीरे धीरे पता चला कि ये जो है, मतलब जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वो एक काफ़ी फाइन शॉट, मतलब काफ़ी अच्छी वेल बिल्ट थी, उनकी पर्सनैलिटी वगैरह स्ट्रांग थे और काफ़ी अच्छे स्विमर भी वो थे। Just afterwards, a relative died, leaving him a small but useful sum of money. His brother Thomas advised him to give up the job at the shipping office and spend the money on his training as a doctor. ठीक है, अब उनके कोई रिलेटिव थे, उनकी डेथ हुई, तो वो उनके लिए कुछ होता है ना, पैसे वगैरह जायदाद कुछ भी छोटा मोटा छोड़ गए थे। जिसके बाद उनके जो भाई थे थॉमस, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि वो शिपिंग ऑफिस वाली जॉब छोड़कर एक डॉक्टर की तरह अपनी ट्रेनिंग पे ये पैसा लगाएं। अलेक्जेंडर सेड लेटर माय ब्रदर थॉमस पुश्ड मी इनटू मेडिसिन। फिर वो बताते हैं कि भाई मेरा जो ब्रदर है उसने मुझे मेडिसिन की तरफ डाला। सो ही ज्वाइंट सेंट मैरीज हॉस्पिटल स्कूल, तो उन्होंने एक हॉस्पिटल स्कूल ज्वाइन कर लिया। ही अटेंडेड लेक्चर्स एंड वॉच्ड ऑपरेशंस। ही ऑल्सो स्वाम एंड एक्टेड इन प्लेस। अब वो लेक्चर्स भी अटेंड करते थे, ऑपरेशंस वगैरह भी देखते थे, मतलब सीख रहे थे वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ ही वो स्विमिंग वगैरह भी करते थे और प्लेज में पार्टिसिपेट भी करते थे। येट ही वॉज ऑलवेज द टॉप स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, और हर बार वो टॉप करते थे। ही वन मैनी प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स। उन्होंने काफ़ी सारे इनाम जीते, स्कॉलरशिप्स जीती। इट केम टू बी नॉन अबाउट हिज मेमोरी दैट ही कुड रिमेंबर द होल बुक आफ्टर रीडिंग इट जस्ट वंस। मतलब इतना ज़्यादा शार्प माइंड था उनका कि एक बार वो बुक पढ़ते थे और वो बुक उनके जहन में हमेशा के लिए रह जाती थी। इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड वो थे। ठीक है, इस तरीके का आपका पैसेज आ जाएगा। उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, 1 वर्ड भी हो सकते हैं और 1 सेंटेंस भी हो सकते हैं। सब 1-1 मार्क ईच के ही आते हैं। ठीक है,
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज फॉन्ड ऑफ, देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या करना पसंद था? स्विमर थे अच्छे, तो स्विमिंग। ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन, ठीक है, कब उन्हें जो है अपने सर्वाइवल के लिए काम करना शुरू करना पड़ा? देखो 16 साल की उम्र, 16 टीन एज वाली उम्र होती है, ठीक है। 20s कौन सी हो जाती है? जो 20 के बाद 30 तक की एज होती है। 30s जो 30 to 40 होती है, 40s 40 to 50, तो टीन है ना, 16 13 14 15 16 17 18 19, ये हमारी टीन एज होती है। तो हिज टीन्स में उन्हें काम करना पड़ा था। व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट दी शिपिंग ऑफिस? किस चीज़ ने उनको इन्फ्लुएंस किया कि वो शिपिंग ऑफिस वाली जॉब छोड़े? एडवेंचर की इच्छा ने, रिलेटिव की डेथ ने और उन्हें जो उससे इनहेरिटेंस मिली थी, जायदाद मिली थी, या फिर उनके फ्रेंड्स ने प्रेशर किया था, या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं था शिपिंग इंडस्ट्री में? तो हमने क्या देखा, उन्होंने जॉब कब छोड़ी थी? जब उनके रिलेटिव की डेथ हुई और उन्हें वहाँ से कुछ पैसे मिले, तब उनके ब्रदर ने उनको एडवाइस किया और उन्होंने उनकी एडवाइस मानकर वो जॉब छोड़ दी थी, ठीक है। तो इसलिए पैसेजेस अच्छे से पढ़ना ताकि अच्छे से यहाँ पर आंसर कर सको। What does uninteresting mean in the context of Alexander Fleming's job at the shipping office? देखो uninteresting, जिसमें आपको कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, बोरिंग लग रही है, तो यहाँ तो सिंपल सा आंसर आपके सामने है कि जो चीज़ बोरिंग लग रही हो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइंड फॉर हिज मेडिकल ट्रेनिंग, कहाँ पे ज्वाइन किया था उन्होंने? कौन सा हॉस्पिटल स्कूल ज्वाइन किया था? सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल। इतना ईजी यहाँ पे आपके अनसीन पैसेज होते हैं, और यहाँ पे आपने देखो अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर लिए, ठीक है। 5 मार्क्स ये हो गए आपके। अब आपको फिर से एक पैसेज दिया, उसको भी सेम अनसीन पैसेज ही है, उसको पढ़ना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने। तो अब यहाँ पे आपका पैसेज है, वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम एंटिक्विटी, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग। वेजिटेबल ऑयल जो है वो बरसों से जाना जा रहा है, किसी भी घर में, कोई भी घर वेजिटेबल ऑयल के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कुकिंग में ज़रूरी होता है ये, ठीक है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स, ठीक है। अब परफ्यूम्स बनाए जाते हैं अलग अलग फ्लावर के ऑयल से, सोप्स बनाए जाते हैं। टू द ऑर्डिनरी मैन वन काइंड ऑफ ऑयल मे बी एज इम्पॉर्टेंट एज अनदर, बट व्हेन अ पॉलिटिशियन और द इंजीनियर रेफर्स टू ऑयल, ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल, the oil that drives tanks, airplanes and warships, motor cars etc. एक साधारण इंसान के लिए तो तेल क्या हुआ? खाने की चीज़, लगाने की चीज़, है ना, ये सब। लेकिन जब भी कोई नेता वगैरह या कोई इंजीनियर ऑयल की बात करता है, तो उसका मतलब क्या होता है? ये जो विमानों में तेल डलता है, मिनरल ऑयल जो होता है, पेट्रोल जो होता है, इन सब चीज़ों की वो बात कर रहे होते हैं। This is the oil that has changed the life of a common man. When it is refined into petrol, it is used to run engines. To it we owe the existence of the motor car, which has replaced the private carriage drawn by horse. अब यही जो ऑयल है, इन्होंने एक साधारण इंसान की लाइफ को काफ़ी चेंज कर दिया है। भाई जो ऑयल है वो रिफाइन होकर पेट्रोल बना, पेट्रोल से क्या हुआ? गाड़ियाँ आ गई मार्केट में, और क्या हुआ कि भाई अब हाथ गाड़ी वगैरह जो है यूज़ करना बंद हो गया, जिससे क्या हुआ? इंसानों को क्या मिली? ईज हुआ उनको ना अपनी लाइफ में। टू इट वी ओ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाइंग, इससे हमें उड़ने की क्षमता मिली, एरोप्लेन्स वगैरह। इट हैज़ चेंज द मेथड ऑफ वॉरफेयर ऑन लैंड एंड सी। दिस काइंड ऑफ ऑयल्स कम आउट ऑफ द अर्थ, ये जो ऑयल है ये कहाँ से आता है? अर्थ से निकलता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल, इन सम वेज इट इज़ सुपीरियर टू कोल इन दिस रेस्पेक्ट। और ये क्या है? एक तरीके का फ्यूल है, और क्या है कि भाई कोल से ज़्यादा इसकी वैल्यू है ना, क्योंकि कोल तो सिर्फ एक बर्निंग वाले प्रोसेस में काम आता है, लेकिन ये जो पेट्रोल होता है ये हमारे हर तरीके से काम आ रहा है। मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। अब क्या होता है? देखो पहले कोल वाली गाड़ियाँ भी होती थी, स्टीम इंजन्स भी होते थे, शिप्स भी होते थे स्टीम वाले। अब क्या हो रहा है? उसमें उसकी जगह ऑयल यूज़ हो रहा है। बिकॉज इट बर्न्स ब्राइटली, इट इज़ यूज फॉर इल्यूमिनेशन। बिकॉज इट इज़ वेरी स्लिपरी, इट इज़ यूज फॉर लुब्रिकेशन। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, अब देखो क्या होता है ना, आग वगैरह जलाने के लिए भी ऑयल यूज़ हो रहा है ना, कैरोसिन वगैरह हो गया, ये हो गया, क्योंकि वो काफ़ी ब्राइटली जलता है ना। तेल होते, वो लैंप होते हैं तेल वाले, वो क्या होते हैं? रोशनी प्रोवाइड करते हैं। कोल में ये चीज़ नहीं होती है ना, और क्योंकि वो थोड़ा स्लिपरी होता है तो ल्यूब्रिकेशन पर्पज़ के लिए भी काम आता है। टू मेटल सर्फेसेज रबिंग टुगेदर कॉज फ्रिक्शन एंड हीट, बट इफ दे आर सेपरेटेड बाय थिन फिल्म ऑफ ऑयल द फ्रिक्शन एंड हीट आर रिड्यूस्ड। अगर अब दो मेटल है, उनको अगर हम रगड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनमें फ्रिक्शन और हीट बनेगी, लेकिन अगर वहीं हम एक पतली लेयर तेल की लगा दें तो वो दो स्लिपरी हो जाएंगी सर्फेसेज, और फ्रिक्शन और हीट नहीं
होगी। नो मशीन वुड वर्क फॉर लॉन्ग इफ इट वर नॉट प्रॉपरली लुब्रिकेटेड। अब देखो कोई भी मशीनरी हो, चाहे सिलाई मशीन हो, चाहे कोई भी मशीन हो, है ना, बड़े बड़ी मशीन्स भी जो होती हैं फैक्ट्री वगैरह में, अगर उनमें ऑयलिंग नहीं होगी तो वो काम करना बंद कर जाएंगी, इसलिए ऑयलिंग ज़रूरी है, तो ऑयल ज़रूरी है। द ऑयल यूज फॉर दिस पर्पज मस्ट बी ऑफ द करेक्ट थिकनेस, काफ़ी गाढ़ा होना चाहिए वो तेल। इफ इट इज़ टू थिन इट विल नॉट गिव सफिशिएंट लुब्रिकेशन, अगर पतला होगा तो लुब्रिकेशन नहीं दे पाएगा, फिसलन नहीं दे पाएगा। एंड इफ इट इज़ टू थिक इट विल नॉट रीच ऑल द पार्ट्स दैट मस्ट बी लुब्रिकेटेड, और बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा होगा तो सारे पार्ट्स में बहकर जा नहीं पाएगा। तो बेसिकली ऑयल के बारे में यहाँ पर एक पैसेज है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज? प्राइमरी सबसे मेन यूज जो है वो क्या है ऑयल का आपके अकॉर्डिंग, या जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग? तो क्या था? कुकिंग, है ना, क्योंकि कोई घर नहीं रह सकता इस चीज़ के बगैर। विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफन रेफर्ड बाय द पॉलिटिशियंस एंड इंजीनियर्स? कौन सा तरीके का ऑयल जो है पॉलिटिशियंस और इंजीनियर्स रेफर करते हैं, बताते हैं? कौन सा? मिनरल ऑयल। The mineral oil when refined into petrol has contributed to the development of, ठीक है, मिनरल ऑयल को जो है उसको रिफाइन करके जब पेट्रोल बनाया गया तो उसने किस चीज़ का डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किया? मोटर कार्स का। हाउ हैज़ मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ वॉरफेयर ऑन लैंड एंड सी? किस तरीके से जो है लैंड और सी पे जो वॉर होने लगी थी अब उसको किस तरीके से चेंज किया गया था? कुकिंग मेथड्स इन्हेंस करके? नहीं। हॉर्सेस को मोटर कार से रिप्लेस करके? ये हो सकता है। टैंक्स, एयरप्लेन्स और वॉरशिप्स को फ्यूल करके, या फिर इम्प्रूव ऑफ प्रोडक्शन? तो डेफिनेटली लैंड और सी पर तो क्या टैंक्स और ये जो वॉरशिप्स हैं इनको ही फ्यूलिंग देकर काम कर सकता है। वाई डू मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल? ठीक है, क्यों जो है अब जो शिप्स हैं, जहाज़ हैं, वो ऑयल यूज़ करते हैं रादर देन कोयला, कोल? क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर रेडिली अवेलेबल, ज़्यादा ईजिली मिल जाता है, या फिर ब्राइटर है, या फिर सुपीरियर फ्यूल है, या फिर लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो देखो ब्राइटर होता तो यहाँ पे लाइट वाली चीज़ होती, लुब्रिकेशन का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या रीज़न है? क्योंकि कोल से ज़्यादा इसको सुपीरियर माना गया है हर तरीके से, क्योंकि ये हर मोटर वाली मशीन वाली चीज़ में यूज़ आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुपीरियर फ्यूल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके 5 आपने क्वेश्चंस कर लिए और 5 मार्क्स आपके मिल गए। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं। Effective speaking depends on effective listening. It takes energy to concentrate on hearing and to concentrate on understanding what has been heard. ठीक है, इफेक्टिव स्पीकिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सुनने पर, है ना। जब आप सही से सुनोगे तभी तो आप सही से डिलीवर करोगे। ठीक है, ये काफ़ी इसमें एनर्जी लगती है कंसंट्रेट करने पर चीज़ों में कि हम क्या सुन रहे हैं, है ना, और हमें इसका क्या मतलब लेना चाहिए, इसको किस तरीके से समझना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स फेल इन अ नंबर ऑफ वेज। जो ढंग से नहीं सुनते हैं, जो इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स होते हैं, वो काफ़ी अलग अलग तरीके से फेल होते हैं। जैसे दे मे ड्रिफ्ट, वो बिल्कुल ही हो सकता आउट ऑफ द टॉपिक बात करने लग जाएं। देयर अटेंशन ड्रिफ्ट फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, उनका अटेंशन भी जा सकता है, जो सामने वाला बात कर रहा है उससे उनका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो रहा हो, है ना। सेकंड, दे मेक काउंटर, दे फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू वॉट एवर स्पीकर मे बी सेइंग। थर्ड, दे कम्पीट। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई, है ना, अब देखो एक चीज़ होती है कि आप पहले सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप बिना सुने समझे आर्ग्यू कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे जो लिसनर्स होते हैं वो फेल करते हैं, वो नहीं बन पाते इफेक्टिव स्पीकर्स। ठीक है, और उसके अलावा कि भाई क्या बोलते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता, है ना, और या फिर वो compete करते हैं कि नहीं हम अच्छे नहीं है, तो दे एक्सक्लूड फ्रॉम देयर अंडरस्टैंडिंग दोज पार्ट्स ऑफ द मैसेज विच डू नॉट रेडिली फिट विद देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जब आप ढंग से सुन नहीं रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, तो आपने अगले वाले की बात तो सुनी ही नहीं और मिस कर दिया कि आपको क्या मैसेज वो दे रहा था या आपको क्या चीज़ उसके थ्रू समझनी थी। They let personal feelings about a speaker or subject override the significance of the message which is being sent. अब यहाँ पे क्या होता है, वो पर्सनल फीलिंग्स जोड़ देते हैं, है ना। What can a listener do to be more effective? एक अच्छे लिसनर को क्या करना चाहिए मोर इफेक्टिव होने के लिए? The first key to effective listening is the art of concentration. आपका concentration होना चाहिए. If a listener positively wishes to concentrate on receiving a message, his chances of success are high. अगर आप
ये चीज़ सोचकर बैठो कि हाँ वो जो बोल रहा है हमें वो समझना है, सुनना है और उसको अच्छे से जो भी उसमें हिडन मैसेज है उसको देखना है, तो आप डेफिनेटली जो है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के। इट में नीड डिटर्मिनेशन, मेहनत लगन भी लगेगी इसके लिए। सम स्पीकर्स आर डिफिकल्ट टू फॉलो आइदर बिकॉज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम्स और बिकॉज ऑफ द फॉर्म इन विच दे सेंड अ मैसेज। आप देखो, अगर सपोज करो कि हाँ पे मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत यूज़ कर रही हूँ, है ना, गलत तरीके से कुछ बोल रही हूँ, सेंटेंस सही नहीं बोल रही, तो क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? हाँ, अगर मेरा वॉइस सही नहीं है ना, तो क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? अगर मेरा डिलीवर करने का तरीका सही नहीं है स्पीच, तो क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? नहीं आएगी, है ना। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कंसंट्रेशन के साथ मुझे नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो या आपका ध्यान इधर उधर है, तो क्या आपको चीज़ समझ आएगी? नहीं आएगी। तो वही यहाँ पे जो पैसेज है हमें बता रहा है, ठीक है, कि दोनों तरफ से गड़बड़ हो सकती है। There is then a particular need for the determination of a listener to concentrate on what is being said. इसीलिए आप लोगों में वो determination और concentration होना चाहिए मुझे सुनने के लिए, ठीक है। It is not, concentration is helped by alertness, mental alertness is helped by physical alertness. It is not simply physical fitness but also positioning of the body, the limbs and the head. ठीक है, आप सपोज करो आप यूँ लेट के और ऐसे पढ़ो, सुस्ती आएगी, नहीं कर पाओगे कॉन्सेंट्रेट। और एक बंदा टेबल पे चेयर पे अच्छे से बैठा है और पूरा समझ रहा है ना, तो वो अच्छे से समझेगा। तो आपका बॉडी पोस्चर, आपका फिजिकल चीज़ें, है ना, और फिजिकल अलर्टनेस है तो मेंटल अलर्टनेस अपने आप आ जाएगी। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरवाइंड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं और वही आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनाती है। वन यूजफुल वे फॉर अचीविंग दिस इज इंटेंसिव नोट टेकिंग। ठीक है, अब दूसरी बात, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, उसके अगर आप बैठ के साथ साथ नोट्स बना रहे हो, अपने छोटे छोटे नोट्स बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी उसको कर पाओगे। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। By trying to capture the critical headings and subheadings the speaker is referring to. नोट टेकिंग में क्या होता है, नोट मेकिंग मैंने सिखाई है, उसमें हम हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं छोटी छोटी, जिससे हमें क्या होता है, याद भी हो जाती चीज़ें और समझ भी आ जाता है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है। ठीक है, तो इस तरीके का एक पैसेज और यहाँ पे नोट टेकिंग लिखा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है क्या है, नोट मेकिंग ही है। तो अब जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको नोट मेकिंग करनी है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डाल के, और जो भी आपने एब्रीविएशन यूज़ की हैं वो भी आपको फिर बाद में लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी हम नोट मेकिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा टाइटल आता है। टाइटल आप यहाँ पे कैपिटल में भी लिख सकते हो या टाइटल करके भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, बस डिस्टिंक्टिव दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो और टाइटल डाल के ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इसको यहाँ मिडिल में भी लिख सकते हो, तीनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। हमने टाइटल दिया क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई इफेक्टिव स्पीकिंग किस तरीके से सीखी जा सकती है, तो हमने टॉपिक का नेम क्या डाल दिया, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। और क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स, ठीक है, नहीं लिखना नोट्स, यहाँ तक भी लिखोगे तो सही है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था, जब भी हम कोई हेडिंग लिखते हैं तो हम उसको 1 2 3 करके लिखते हैं। ठीक है, और हेडिंग को अलग बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले देखा कि इफेक्टिव स्पीकिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यही पढ़ा हमने सबसे पहले कि इफेक्टिव स्पीकिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इफेक्टिव लिसनिंग पर करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे करती है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह पे करती है। तो अब आप इसी की बात कर रहे हो, इसी में अंदर सब हेडिंग्स डाल रहे हो, तो फिर मैंने आपको बोला था जब हम हेडिंग की सब हेडिंग्स डालते हैं तो हम उसको ABC पैरेंथेसिस में करके लिखते हैं। तो आपने, आप देखो यहाँ पर हमने साथ में एब्रीविएशन भी यूज़ की, क्योंकि जब भी आप नोट्स बनाओगे कोई भी वर्ड बड़ा है उसको आप छोटा कर सकते हो। इफेक्टिव के लिए EFF लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन के लिए CONCEN लिख दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इफेक्टिव स्पीकिंग किस चीज़ से किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ABC डाल के लिख दिया आपने, इफेक्टिव लिसनिंग पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑन लिसनिंग पर और कॉन्सेंट्रेशन ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर। अब अगर इसके अंदर भी कोई सब हेडिंग होती तो हम क्या करते, फिर 1 2 3 जो होता है रोमन वाला, ये वाली जो चीज़ होती है, फिर हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, है ना। बट यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमने हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ किया। चलो भाई, डिपेंड किस पे करती है वो तो हमने देख ली। फिर हमने देखा कि जो इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स होते हैं वो क्यों फेल होते हैं। ठीक है, ये देखा था हमने, इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स फेल इन मैनी वेज। पहला, ड्रिफ्ट कर सकते हैं, अटेंशन ड्रिफ्ट हो जाती है,
काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, compete करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके अंदर हमें कोई भी सब हेडिंग नहीं है, तो हमने सिंपल पहले डाली हमारी हेडिंग रीजंस वाई इनकॉम्पिटेंट लिसनर्स फेल, वही अंडरलाइन कर दी। फिर उसके अंदर हमारी सब हेडिंग है, सब हेडिंग हम ABC करके डालते हैं, क्योंकि हमने देखा इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग नहीं थी, तो ज़रूरत नहीं है 1 2 3 वाले रोमन नंबर्स की, तो उनकी अटेंशन ड्रिफ्ट होती है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो, और कंपीट करते हैं, ठीक है। और कंपीट करने के बाद जो है वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड ना, ये नीचे आएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख दोगे, D, ठीक है। इसको आप D करके नीचे डाल दोगे। फिर उसके बाद एक अच्छा लिसनर कैसे इफेक्टिव बन सकता है, हमने वो देखा था। अब इसमें देखो A था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मैसेज रीडिंग। आप देखो वापस आओ, ठीक है। अब हम व्हाट कैन अ लिसनर डू टू बी इफेक्टिव, पहला इफेक्टिव लिसनिंग, कॉन्सेंट्रेशन, आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें हमने देखा कि भाई कॉन्सेंट्रेट करना है आपको रिसीविंग एक मैसेज को रिसीव करने में, तो आपके सक्सेसफुल होंगे चांसेस, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो अब देखो हमारी यहाँ पर हेडिंग आ गई वेज फॉर अ लिसनर टू बी मोर इफेक्टिव। उसमें मेरी फर्स्ट सब हेडिंग है कॉन्सेंट्रेशन ऑन द मैसेज रीडिंग। अब उसके अंदर भी सब हेडिंग थी हमारी कि भाई किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन करोगे, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, फिजिकल अलर्टनेस होनी चाहिए, फिजिकल अलर्टनेस कैसी होनी चाहिए, पोजिशनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। अब इसको आप जो है इस तरीके से भी, है ना, इस तरीके से लिख दिया आपने। उसके बाद नोट टेकिंग एड होना चाहिए टू लिसनर्स, हेल्प स्पीकर, गिव्स हिम कॉन्फिडेंस, इनकरेजेस द आई कॉन्टेक्ट। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पर कि किस तरीके से इफेक्टिव होगा, ठीक है। पहला डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए, फिजिकल अलर्टनेस होनी चाहिए। फिजिकल अलर्टनेस कैसी होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए बॉडी की, ठीक है। और नोट टेकिंग वाली चीज़, हमने ये तीनों चीज़ें डाल दी लास्ट में कि इफेक्टिव लिसनर कैसे बनना है। बस इतना ही था, और इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 हेडिंग के अंदर हमारा काम कंप्लीट कर दिया। और इसमें क्या थी, एक ही सब हेडिंग थी और फिर उसके अंदर 3 सब हेडिंग्स थी, उनको हमने 1 2 3 रोमन न्यूमेरल में डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्रीविएशन देखो हमने क्या क्या यूज़ की थी, EFF यूज़ किया था इफेक्टिव के लिए, ये आपको लिखना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। CON यूज़ किया था कॉन्सेंट्रेटिंग के लिए। हमेशा याद रखना जब भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, एब्रीविएशन लिख रहे हो, तो डॉट डालना है आगे, ठीक है, तो डॉट डालोगे। मैसेज इस तरीके से लिखा, रीड रिसीव्ड ऐसे लिखा, फिजिकल इस तरीके से लिखा, पॉजिटिव, ठीक है। IMPC लिखा है हमने इंपॉर्टेंस के लिए, और SPKR लिखा हमने स्पीकर के लिए। इस तरीके से आपको एब्रीविएशन देकर नोट मेकिंग करनी है। बस यहाँ पे आपका ये काम खत्म हो गया। इसके बाद हमारा सेक्शन बी शुरू होता है, और सेक्शन बी जो है आपका वो क्या है, राइटिंग सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती हैं। यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, है ना, नोटिस, और क्या क्या है बाकी चीज़ें, नोट मेकिंग तो चलो रीडिंग में आता है ना, और पोस्टर या फिर पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यू आर सोनल वर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन in your school. Write a notice for the school notice board informing the students about the same. 4 मार्क्स का है, ठीक है। नोटिस लिखना है आपको, आपको नाम दिया हुआ है, आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, स्कूल का नाम अगर दिया हुआ है तो वही लिखोगे, अदरवाइज अपने स्कूल का लिख दो या फिर XYZ करके लिख दो, ठीक है। सारी चीज़ें दी हुई है आपको। तो नोटिस हम कैसे लिखते हैं, हमेशा बॉक्स में सबसे पहले हमारा नोटिस आता है कैपिटल लेटर में, फिर हमारा स्कूल आता है कैपिटल लेटर्स में, फिर डेट आती है, डेट साइड में आती है लेफ्ट साइड में, फिर वापस से जो भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पर टॉपिक है इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, वो लिख दिया आपने कैपिटल लेटर्स में। अब हम जब भी नोटिस लिखते हैं तो हम उसमें डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिख रहे हो, तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12 सब डाल दिया आपने स्कूल के, कि भाई स्कूल ने एक इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ वाली डेट में जो है कम से कम 15 दिन का फ़र्क तो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर कम से कम 15 से 20 दिन आगे की डेट आप डालोगे, कुछ भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो, ठीक है। 14 मार्च को होगा, एनुअल डे सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व किया जाएगा इसको, ठीक है। अब आपने बता दिया टाइम, कंपटीशन कब शुरू होगा, 8 AM से 1 PM तक,
पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, एंट्री फ्री है, वेन्यू क्या है आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग ही होंगे, ठीक है। विनर्स फ्रॉम ईच स्टैंडर्ड विल गेट अ प्राइज एंड द चांस टू सिंग इन द स्कूल कोयर ऑन द एनुअल डे, ठीक है। और जो विनर्स होंगे उनको प्राइज भी मिलेंगे और साथ में जो स्कूल का जो सिंगिंग ग्रुप है उसमें गाने का मौका भी मिलेगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट इज रिक्वेस्टेड, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, हमेशा मैंने बोला नोटिस में ये चीज़ याद रखना कि कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। फिर आपने अपना नाम डाला और आपका डेजिग्नेशन डाला और जो बॉक्स था उसको क्लोज कर दिया। इतना इजी होता है आपका नोटिस लिखना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो और छोटी कर दो डिटेल्स, मत डालो विनर वाली चीज़ कि विनर को प्राइज़ मिलेगा या एनुअल डे में गाने का मौका मिलेगा, ठीक है। नहीं है ज़रूरत तो मत डालो, जितना आ रहा है रेलेवेंट है, जो जो चीज़ें दी गई हैं एटलीस्ट ऐसा लिखो कि बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए। नोटिस इस तरीके का आपका होना चाहिए। अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है अगर वो करना चाहो, नहीं तो आप अगर लेटर राइटिंग करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यू आर निशी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेकेंडरी स्कूल, सॉरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कोई भी राइटर का एड्रेस नहीं आता, सेंडर एड्रेस नहीं आता जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सीधे हम जिनको लिखना है उनके लिए लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। कहाँ के प्रिंसिपल है वो स्कूल का नाम डालोगे, अगर उसके आगे कोई सिटी वगैरह दिए तो आप वो डालोगे। उसके बाद स्पेस देके डेट डालते हैं, डेट का फॉर्मेट आपका यही रहता है, पहले पूरा स्पेलिंग आएगा मंथ का, फिर डेट कॉमा लगा के ईयर, फिर आप फिर से एक स्पेस दोगे, सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट क्या है आपका इशुएंस ऑफ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यही आपका है, वो डाला, फिर एक स्पेस दोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सर, ठीक है, कॉमा लगा के आपने गैप दिया। अब यहाँ पर आप जो है डिटेल्स डालना शुरू करोगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो खुद के बारे में बताओगे कि भाई मेरा नाम निशी है, मैं क्लास 10th बी सेक्शन की जो है स्टूडेंट हूँ, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर काइंड असिस्टेंस इन अवेटिंग बुक्स फ्रॉम द स्कूल्स बुक बैंक, ठीक है। मैं ये जो एप्लीकेशन है वो क्यों लिख रही हूँ, ताकि मुझे जो है आप बुक्स अवेलेबल कर दें बुक बैंक से। आज द एकेडमिक ईयर प्रोग्रेसेस द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन आवर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल दिया कि एकेडमिक ईयर शुरू हो रहा है और ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी काम आती हैं हमारे। आई हैव रिसेंटली इनकाउंटर्ड डिफिकल्ट इन असेसिंग सर्टेन टेक्स्ट बुक्स एसेंशियल फॉर माई स्टडीज़ ड्यू टू अनफॉर्चून सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे आपने डाल दिया कि भाई मैं कोई भी प्रॉब्लम है ना, अनफॉर्चून सर्कमस्टांस डाल दिया आपने कि भाई कोई भी जो भी आपकी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है उस वजह से आप जो है बुक्स नहीं अवेल कर पा रही हो। टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन माई एजुकेशन एंड एकेडमिक प्रोग्रेस आई काइंडली रिक्वेस्ट योर परमिशन टू बोरो द नेसेसरी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द स्कूल्स बुक बैंक, और ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना पड़े इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई मुझे जो है स्कूल का जो बुक बैंक है वहाँ से बुक्स जो हैं इशू करा दी जाएँ। आई अश्योर यू ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हैंडलिंग एंड रिटर्निंग दीज बुक्स प्रॉम्प्टली अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एकेडमिक सेशन, ठीक है। मैं आपको जो है अश्योरिटी देती हूँ कि बुक्स मैं काफ़ी संभाल कर रखूँगी और जैसे ये ईयर ये सेशन एंड होगा मैं वापस रिटर्न कर दूँगी। आई अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड विल टेक अटमोस्ट केयर टू मेंटेन देम इन गुड कंडीशन। मुझे इनकी वैल्यू पता है और मैं इनकी काफ़ी अच्छे से केयर करूँगी और गुड कंडीशन में इन्हें रखूँगी। आई सिंसियरली होप फॉर योर फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ माई रिक्वेस्ट एंड वुड बी इमेंसली ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस इन दिस मैनर, ठीक है। फिर आपने इस तरीके से लिख दिया, चाहो तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग, या फिर थैंकिंग यू लिख सकते हो आप सिंपल। योर सिंसियरली, योर ट्रूथफुली, योर ओबीडियंटली निशी और आपकी क्लास का नाम, या दैट्स इट। इतना इजी है एप्लीकेशन। तो चाहे तो आपके पास देखो और है तो आप या तो नोटिस लिखोगे या फिर लेटर लिखोगे, दोनों में से एक काम करना है आपको, जो आपको इजी लगे वो कर लेना, जिसमें आपको ज़्यादा श्योरिटी है कि अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर। यहाँ पे आपको 3 या 4 टॉपिक दिए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आई गेस 3 या 4 टॉपिक है, उनमें से एक पे लिखना है। मैंने चारों पे लिख के आपको यहाँ दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता रहे। 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर आप श्योर हो कि इस पर आप अच्छे से लिख सकते हो तो आपने क्या किया, हेडिंग डाली इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कैपिटल में डाल दो, मिडिल में डाल दो। उसके बाद आप आराम से, जैसे हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, वैसे ऐसे राइटिंग होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वाइटल इन आवर लाइफ, ये 2 बार आ गया ना मुझसे।
बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इट हेल्प्स एवरीवन टू इम्प्रूव एंड मेंटेन फिजिकल एबिलिटी एंड स्किल्स। इससे हम फिजिकली भी फिट रहते हैं, हमें स्किल्स भी आती हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, काफ़ी अलग अलग तरीके के गेम्स हैं। दोज विच कैन बी प्लेड इनसाइड द डोर नेम्ड एज इंडोर गेम्स, जो हम अंदर खेल सकते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, इंडोर गेम्स कहलाते हैं। जो हम बाहर खेल सकते हैं वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट नेम, फेम एंड मनी इन द सेम वे गेटिंग अ साउंड माइंड एंड बॉडी। Everyone must involve in some type of physical activities for which games and sports is the best way। ठीक है, जैसे एजुकेशन ज़रूरी है नाम कमाने के लिए, आगे पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए, वैसे ही खुद को फिजिकली फिट रखने के लिए और अच्छा हमारा माइंड और बॉडी साउंड होने के लिए क्या ज़रूरी है, गेम्स और स्पोर्ट्स ज़रूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इन अस अ सेंस ऑफ फेलो फीलिंग, इससे हमें टीम वर्क भी जागता है। दे ट्रेन आवर माइंड्स एंड शेप आवर थिंकिंग, इससे हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, हमारे माइंड को सोचने की क्षमता मिलती है। दे डेवलप्स इन अस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड स्पोर्ट्समैनशिप, इससे हमारे अंदर कोऑपरेशन भी आता है, डिसिप्लिन भी आता है। स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। स्टूडेंट्स को इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छा दिमाग जो है वो चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी बॉडी भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा माइंड एक अच्छी बॉडी में ही ग्रो करता है। तो इस तरीके से आपको सिंपली 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। अगर आप इसमें श्योर हो कि इस पर अच्छा लिख सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, इस पर लिखना चाहो वही सेम आपको हेडिंग डाल दी है। द वर्ड डिसिप्लिन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसिपल विच डिसाइपल विच मीन्स फॉलोवर और एडमायरर। डिसिप्लिन कहाँ से आया है, वर्ड डिसाइपल से, और डिसाइपल का मतलब होता है कोई स्टूडेंट होना जो मतलब एक कोई मॉडल है, उसका रोल मॉडल या आइडल है जिसको वो फॉलो करता है, एडमायर करता है, उससे डिसिप्लिन वर्ड निकल कर आया है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। डिसिप्लिन इन अ स्टूडेंट्स लाइफ इज़ वेरी नेसेसरी। हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना, और ये एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अ स्टूडेंट कैन नॉट गेट सक्सेस इफ़ ही और शी डजेंट फॉलो डिसिप्लिन। आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहिए, बट ये भी है कि भाई कहीं कहीं रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना कंपलसरी है। तो शी और ही कैन नॉट मेक फुल यूज़ ऑफ इस टाइम विदाउट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं होगे तो आप अपने शेड्यूल का जो भी आपने टाइम डिसाइड किया, अगर उसमें भी आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो आप उस टाइम को पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। इवन नेचर फॉलोज डिसिप्लिन, इवन जो नेचर है वो भी डिसिप्लिन फॉलो करता है। डिसिप्लिन प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, और ये काफ़ी ज़रूरी है हमारी लाइफ में हर फेज़ में। इन द प्ले ग्राउंड प्लेयर्स नीड टू बी डिसिप्लिन टू विन अ मैच। Soldiers cannot fight a battle without the following discipline. Discipline in a student's life plays a major role in the success of a student. देखो अगर आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह में देखो तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, डिसिप्लिन में रहना होता है। कोई फाइट है, सोल्जर वगैरह है, उन्हें भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने ही होते हैं, और इसी तरीके से एक स्टूडेंट को भी फॉलो करने होते हैं। आफ्टर ऑल वन शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें इस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में। अगर आप इसमें श्योर हो तो ये लिख देना, अदरवाइज फिर आपके पास थर्ड टॉपिक है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू वेक यू अप, fitnet bands to keep you fit, to the computer you work upon and the electricity you use, everything is the whimsical world of technology। ठीक है, चाहे आप अपने मोबाइल्स देखो जो आपको सुबह उठा रहे हैं, फिटनेस बैंड जो आपको फिट रख रहे हैं, कंप्यूटर जिसमें आप काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, ये सारे क्या हैं, टेक्नोलॉजी की ही दुनिया है। The technological innovations like internet and smartphones have made possible for people to connect with others all over the globe, get information about any nook and corner of the world, create a digital and a global economy, seek entertainment, and the list continues। अब जो टेक्नोलॉजी है इसमें जो भी नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जितनी भी मॉडर्न होती जा रही है टेक्नोलॉजी, उसमें क्या हो रहा है, जो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स है उसने लोगों को कहीं से भी कहीं तक कनेक्ट करने में बहुत मेहनत मतलब पॉसिबल की है चीज़ें। कहीं की भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ की हमें कोई इकोनॉमी देखनी, कुछ भी देखना है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना, हम सब कर सकते हैं, और ये लिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं होती। ह्यूमन लाइव्स आर सो इंट्रिकेटली कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी दैट दे जस्ट कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। आज हमारी लाइफ जो है वो इतनी कनेक्ट हो गई हैं टेक्नोलॉजी से कि हम इनके बिना कुछ नहीं कर सकते। टुडे एवरी नेशन इज़ थ्राइविंग ऑन टेक्नोलॉजी टू जनरेट इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ऑल लीडिंग टूवर्ड्स अ स्मार्ट लाइफ स्टाइल।
हर देश जो है आज जो है फल रहा फूल रहा है टेक्नोलॉजी पे, वो इकोनॉमी भी अच्छी कर रहा है, अपनी एम्प्लॉयमेंट्स भी दे रहा है और लाइफस्टाइल भी स्मार्ट करता जा रहा है। टेक्नोलॉजी हैज़ सो मच टू ऑफर एंड एवरी डे इट्स पोटेंशियल इज टेस्टेड ऑन न्यू लिमिट्स। टेक्नोलॉजी जो है वो उसके पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, और हर टाइम हर दिन उसका पोटेंशियल बढ़ता ही जा रहा है। However, with technologies like artificial intelligence, nuclear weapons are a threat not only to the environment but mankind also, and their scale of mass destruction and damage cannot be imagined। ठीक है, अब इसके साथ आपने एक डिसएडवांटेज दे दिया कि भाई इसका डिसएडवांटेज भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो थ्रेट है एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ पे, और इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डैमेज हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। इस पे सही लग रहा है तो इस पे लिख लो, नहीं तो आपके पास एक और टॉपिक है एन इंडियन फेस्टिवल। आप यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में लिख दो या किसी भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हो। India, with its diverse culture and religions, celebrate a plethora of festivals all year round. The people celebrate these occasions with great enthusiasm, immersing themselves in the joy and excitement that each festival brings। देखो, अब जो हमारा कल्चर है, जो रिलीजन है, सब अलग अलग हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे फेस्टिवल हैं इंडिया में, और सब लोग जो है इसको काफ़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू नेशनल एंड रीजनल कैटेगरीज। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो नेशनल और रीजनल कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से? हमारा रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती, ये सब हो गए। और रिलीजियस फेस्टिवल्स हमारे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब हो गए। Celebrating these festivals highlights the unity amidst India's rich cultural diversity। ये जो फेस्टिवल्स हैं कभी भी आप देखना हमेशा सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, और इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा एकता है सब में। फेस्टिवल्स आर अ टाइम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, अ टाइम टू शेयर लव एंड रिस्पेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस्टिवल जो है ये वो वक्त होता है जब काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा हम हमारा प्यार और रिस्पेक्ट शेयर करते हैं हमारी फैमिली और दोस्तों के साथ। ईच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद यूनिक रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस, मेकिंग ईच वन अ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। अब सारे जो फेस्टिवल्स हैं उनके कोई ना कोई रिचुअल्स हैं, कोई ना कोई प्रथा, और वो सारे जो हैं हमेशा अलग अलग स्पेशल एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक में से कोई एक करना है, और ये चारों में से कोई नहीं आ रहा है तो भी आपके पास ऑप्शन है कि भाई किसी इन 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे पैराग्राफ लिख दो। मतलब देख रहे हो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। वो जो था क्वेश्चन उसमें चारों में से कोई एक करना है, अगर चारों ही नहीं आ रहे तो इन तीनों में से कोई एक करना है। मतलब आपके पास टोटल 7 ऑप्शन है जिसमें से आपको कोई एक करना है। तो कितना स्कोरिंग है, कितने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहे, कोई भी चारों में से नहीं आ रहे समझ, तो आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब पहला है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो mobile phones offer a significant advantage nowadays by providing continuous entertainment, keeping people from getting bored. They also make accessing information easier, especially through the internet, which is a vast source of knowledge। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमें इस टाइम में। हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बोर नहीं हो रहे, हमें इन्फॉर्मेशन ईजीली मिल रही है इंटरनेट के थ्रू, है ना। विद मोबाइल फ़ोन्स यू कैन स्टे कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन यू नीड। मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको एक्सेस कर सकते हो। However, there are downsides to mobile phones, लेकिन कोई downsides भी हैं, disadvantages भी हैं इनके। Students often get distracted। देखो often और often दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो अपनी स्टडीज़ से बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ़ोन्स की वजह से, उनका फोकस ख़राब होता है। एडिशनली द कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू मोबाइल फोन्स हैज़ लेड टू वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स विच कैन बी हार्मफुल। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है कि सारी ही सही हो, ठीक है, जो काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकती हैं। इन समरी मतलब इसको अगर हम मिला के देखें तो वाइल मोबाइल फोन्स ऑफर एंटरटेनमेंट एंड क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, दे कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड पोस्ट सिक्योरिटी रिस्क। एक तरफ जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स रिस्पॉन्सिबली एंड बैलेंस देयर एडवांटेज विद देयर ड्रॉबैक्स। तो कोई भी चीज़ हो अगर आप उसको बैलेंस के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं होते। ठीक है, तो यही बात आपको बोली गई है, यहाँ पर समझाई गई। ये लिखना है, ये नहीं आ रहा तो ऑनलाइन टीचिंग पे लिख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग क्या है जो हम कर रहे हैं, है ना, हम ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहे हैं आपको, उस बारे में लिख सकते हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ अ मॉडर्न एजुकेशनल paradigm
where students access instructional कंटेंट थ्रू दी इंटरनेट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पा रहे हो और आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। दिस इनोवेटिव अप्रोच हैज़ गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी स्पेशली आफ्टर द पैंडेमिक। और आपने अगर नोटिस की हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं पैंडेमिक के बाद ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, घरों से बाहर निकलना बंद था, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। उस वक्त ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन टीचिंग है, वो काफ़ी पीक पर आई और काफ़ी उसको सक्सेस मिली। It has enabled students of all ages to acquire knowledge from the comfort of their homes, transcending geographical barriers। यहाँ पे आपको कोई बैरियर्स नहीं थे आना जाना, क्योंकि बंद था, और आप अगर ऑनलाइन देख रहे थे तो कोई बैरियर्स नहीं थे, आप अच्छे से अपने घर पर बैठकर पढ़ पा रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ कोर्सेज एंड रिसोर्सेज। यहाँ पे दूसरी बात, आप अपने घर पर ही बैठकर जो भी आपको पढ़ना है, कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट जितने भी आपको चाहिए, आप सब आराम से बैठकर अपने घर पर ही पढ़ सकते हो, आपको अलग अलग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। However, it also presents challenges such as dependency on technology and potential disengagement from the physical world। अब इसका एक ड्रॉबैक यहाँ छोटा सा डाल दिया, अगर इंटरनेट नहीं हो, मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं हो, है ना, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके से आप छोटा सा यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हो। ये नहीं आ रहा तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में लिख सकते हो, ये तो मेरा टॉपिक ही है ना, तो इसके बारे में आप इजीली लिख सकते हो। इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश जो है क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना। इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आप कहीं भी, किसी भी देश, किसी भी स्टेट में आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई आपको कम्युनिकेशन बैरियर नहीं लगता। इन आर डेली लाइफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट एंड एक्सपांड आर नॉलेज विदाउट इंग्लिश। द मेजॉरिटी ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश। अगर देखो, अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो आपको इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि आप रीड कर सको, समझ सको, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है, बुक्स, मैगजीन्स, जो भी हो रहा है, लेक्चर्स वगैरह जो भी हो रहे हैं, वो मोस्टली इंग्लिश में दिए जाते हैं। मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड देयर कोर्सेज इन इंग्लिश। सारा कोर्स आपका जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं हाई अच्छी और सारी, उनमें इंग्लिश में ही होता है। साइंस वगैरह जो भी होती है सब इंग्लिश में ही मोस्टली अवेलेबल होती है। इट इज़ इन फैक्ट क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सेस एंड यूज़ द इंटरनेट विदाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आप देखो, आप कितना भी, चलो आप हिंदी मीडियम हो बच्चे, है ना, आप देखो पहली बात तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैंने देखे हैं आपके मार्क्स, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो हर बार, है ना। बट अगर आपको इंटरफेस आपका गूगल का या आपके पूरे फ़ोन का दिया जाए, एक तरफ इंग्लिश में और एक हिंदी में, तो आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी? मैं श्योर हूँ आपको डिफ़िकल्टी कहाँ होगी, हिंदी में डिफ़िकल्टी होगी, इंग्लिश में नहीं होगी। क्योंकि आज की जो लाइफ है उसमें हम देखो कभी भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोलते हैं ना, प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं। हमारी जो लैंग्वेज अभी चलती है ना इंडिया में, वो क्या चलती है, मिक्स चलती है ना। हम बात करते हैं तो हम बहुत से वर्ड्स जो है हिंदी के यूज़ करते हैं, बहुत से वर्ड्स एक ही सेंटेंस में इंग्लिश के यूज़ करते हैं। तो हम क्या होता है, ज़्यादातर इंग्लिश के जो ऐसे वर्ड्स हैं उनसे ज़्यादा हम कहते हैं ना, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, मेरा माइंड ब्लॉक हो गया अभी 2 मिनट के लिए, है ना। मतलब आप उसके, मतलब आप वो चीज़ ज़्यादा पहचान सकते हो, वो वर्ड्स आपको ज़्यादा समझ आ रहे हैं, फेमिलियर हो आप उस चीज़ से ज़्यादा। तो अगर कोई इंटरफेस भी होगा ना आपके मोबाइल का, तो आपको हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगी इंग्लिश के मुकाबले, और दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है। More job opportunities are available for a person who can speak English well. English language also widens the scope of expanding the business at the international level. देखो, अब मैं आपको बोलती हूँ इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं आगे जाके, वो बहुत ज़्यादा, अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब चाहिए या कुछ है, तो वो आपसे ये तो बोलेंगे कि आपको इंग्लिश आती है, या आपका इंटरव्यू हो सकता है इंग्लिश में हो, है ना। यूपीएससी या इसके होते हैं, तो आई गेस इसमें तो आपके पास होती है चॉइस कि आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। बट कोई बच्चा प्राइवेट जॉब करना चाहता है या कोई बड़ी बिजनेस कंपनी में जॉब करना चाहता है, तो इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, इसलिए इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन अगर आप खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो और उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो भी इंग्लिश ज़रूरी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वही मल्टी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। It gives opportunity to communicate and collaborate with scientists from all over the world. USA, UK and Canada are among the top English speaking countries. यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अलग अलग साइंटिस्ट, मतलब जो भी साइंस फील्ड है उसमें जो साइंटिस्ट हैं, भाई ऐसा होता है ना कि भाई कोई रिसर्च कहाँ से कहाँ काम आ रही है, तो वो कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, इंग्लिश के थ्रू ही कर पाते हैं, इसलिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पास यहाँ 7 ऑप्शन है, 7 में से आपको कोई एक उठाना है, बहुत ईजी है।
ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक पिक्चर दे दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई हैं उसके हिसाब से लिखना है आपको। तो यहाँ हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में बात हो रही है। Trees are very important, valuable and necessary to our existence as they have furnished us with two important life essentials। ठीक है, अब ये जो है हमारा जो ट्रीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है, नेसेसरी है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लाइफ एसेंशियल्स हमें यहाँ से मिलते हैं, क्या क्या? फूड और ऑक्सीजन है ना, यहाँ ये वाली चीज़ें डाल दी हमने उठा के। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बेसिकली कीपिंग अस अलाइव देयर आर मेनी अदर लिटिल एंड बिग बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, ये हमें एक तो मतलब जिंदा तो रख ही रहे हैं, उसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे और बेनिफिट्स हैं छोटे बड़े। सो ट्रीज आर वाइटल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अगर ट्रीज ना हो तो आई डोंट थिंक कि कोई भी सर्वाइव कर सकता है। ट्रीज इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड ब्रीथ आउट फ्रेश ऑक्सीजन फॉर आर लाइफ सपोर्ट। आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ डाल दी कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, वो वाली डाल दी। ठीक है, दे प्रोवाइड अस मेनी फ्रूट्स एंड मेडिसिन, आपने यहाँ से ये वाली चीज़ें डाल दी। देयरफॉर governments world over and many organizations are taking steps to prevent deforestation and to tell the benefits of planting trees। क्योंकि यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई भाई, सेव आवर अर्थ और प्लांट अ ट्री। तो आपने डाल दी कि गवर्नमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ जो हैं स्टेप्स ले रही हैं और ट्रीज प्लांट करने के लिए लोगों को इनकरेज कर रही हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना था आपको 3 मार्क्स के हिसाब से, वो आपने यहाँ पर जो डिटेल्स थी उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब ये भी नहीं आ रहा है सपोज, अच्छा इसमें यही है, ठीक है, ये तो करना है, ठीक है, ये करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। यहाँ पे आपके कितने हैं? 7 है। 7 सेंटेंसेस में से या 7 फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको सिर्फ 5 फिल करने हैं। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, हरी अप वी हैवंट गॉट डैश टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि जल्दी करो, हमारे पास क्या नहीं है? ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो जब भी टाइम होता है तो हम कभी भी टाइम और क्या है यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं है। तो लिटिल तो आने से रहा है ना, और मैनी हम कभी भी टाइम के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ टाइम्स होता तो मैनी हो सकता था, बट यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? मच। हरी अप वी हैवंट गॉट मच टाइम, है ना, जल्दी करो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डैश कैंसर। ठीक है, हर साल कितने हज़ारों लोग मर जाते हैं कैंसर से, तो फ्रॉम कैंसर। माई फादर इज़ अ डैश टीचर। ठीक है, मेरे फादर क्या हैं? रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायरिंग टीचर हैं या रिटायर्ड टीचर है। देखो वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं ना, तो वो कैसे टीचर, अब पास्ट में चले गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे तो रिटायर्ड टीचर। ठीक है, वी डैश वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ठीक है, हमें मास्क पहनने चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो। तो चाहिए के लिए हम क्या करते हैं? देखो ऑट भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑट के साथ फिर हमें टू चाहिए होता है आगे। ठीक है, तो ऑट नहीं आएगा तो क्या आएगा? शुड। वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। वो एक अमेरिकन है लेकिन उसकी वाइफ क्या है? यूरोपियन है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि वॉवल था तो एन लगा था, ई के साथ भी ई भी वॉवल है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? एन। ठीक है, आपको कोई भी 5 करने में यहाँ सारे सॉल्व कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल। मैं ऑफिस नहीं जा रहा बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो बिकॉज। आई ऑफ्टन गो टू मुंबई डैश इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं काफ़ी बार मुंबई जाता रहता हूँ जो कि कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। तो जो कि के लिए क्या लिखते हैं हम? विच। ठीक है, विच इज़, तो विच। इतना इजीली आपको क्या करना है यहाँ पर? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इनमें से कोई 5 करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, जो पैरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट है, वहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इस तरीके से जो सेंटेंस है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मोहित इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक ईजिली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सेंटेंस को कंबाइन करना है सो और दैट लगा के। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने कि मोहित इज़ वेरी वीक, तो इसको हमने क्या लिखा? सिंपल पहले लिख दिया मोहित इज़ so weak। ठीक है, इतना वीक है कि, तो दैट, और फिर बाकी आगे वाला ये पूरा सेंटेंस इस तरीके से आ जाएगा। बस एच अप कैपिटल हो जाएगा क्योंकि आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, इसको ज्वाइन कर रहे हो। तो दैट ही कैन नॉट वॉक इजीली।
ठीक है, सो दैट वाला केस होता है तो हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, यहाँ पे आपको नेगेटिव करना है, मैंने बहुत पहले आपको बताया था अजर्टिव टू नेगेटिव करना है तो बस डिड की जगह डिडंट लग जाएगा, तो आई डिड नॉट, तो डिडंट। अब इसके साथ आपको क्या होता है, एक और वर्ब लगाना पड़ता है, तो आई डिडंट डू माई वर्क ऑन टाइम, माई वर्क। ईजी। ठीक है, इतना सिंपली आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करने हैं अपने सेंटेंस को जैसा आपको सामने लिखा है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमित एट ऑल द स्वीट्स, अमित ने सारी मिठाइयाँ खा ली, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखो जब भी इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है तो हमें पहले डू डज डिड लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा कैसा है, पास्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, डिड, और फिर हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे अमित, और यहाँ पर वर्ब की फॉर्म फिर अब क्या हो जाएगी, फर्स्ट, डिड अमित ईट ऑल दी स्वीट्स, और इंट्रोगेटिव है तो अब क्या हो जाएगा आगे, क्वेश्चन मार्क। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच योर बस, अनलेस लगाना है प्लेस ऑफ इफ, तो सिंपल इफ हटा के क्या लगा दिया हमने, अनलेस, और फिर एज इट इज़ आपका जो सेंटेंस है यहाँ से पूरा ऐसा का ऐसा आप लिख दोगे। इतना सा डिफरेंस होता है इसको चेंज करने में, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, सो दैट लगाना था तो मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ईजिली, यहाँ पे नेगेटिव करना था तो डिड को डिडंट किया, और उसके साथ हमें वर्ब लगाना पड़ता है, वर्ब लगता है डू। यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव करना था तो अमित, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म था, पास्ट टेंस में था, तो हमने डिड लगाया, फिर आपने लिखा और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और यहाँ पे सिर्फ हमें अनलेस लिखना था इफ की जगह। रवि इज माई कजन, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ भी 5 ही करने हैं। रवि इज माई कजन, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इनको आपको क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज लगाकर क्या करना है, कंबाइन करना है। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, चिल्ड्रन रीड बुक्स है ना, चिल्ड्रन वर रीडिंग नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक। तो इसको क्या करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल उसमें ही है प्रेजेंट में, तो आर आ जाएगा, वर्ड नहीं आएगा क्योंकि पास नहीं है। द बुक्स आर, और रीड क्या हो जाएगा, रेड, मतलब स्पेलिंग तो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, और बाय चिल्ड्रन, सब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा था यहाँ पर, इसलिए। द राजधानी एक्सप्रेस अराइव एट द प्लेटफॉर्म, इसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। ठीक है, तो आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि काम पूरा आपका प्रेजेंटली हो चुकना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल इसको लिखा, द राजधानी, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो कैपिटल लिखना आर। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट में करना है तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ लगाते हैं, तो द राजधानी एक्सप्रेस हैज़, और बीन आएगा साथ में क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, और अब अराइव्ड आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और एट दी प्लेटफॉर्म, ये आपका सिंपली क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, इतना इजी आपको यहाँ पर इसको चेंज करना है। समझ आ गया किस तरीके से आपको जो भी लिखा है आपके उसमें पैरेंथेसिस में, उस अकॉर्डिंग आपको इनको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, आप इसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है, जो क्या है हमारा टेक्स्ट बुक, जो हमने लिटरेचर सेक्शन पढ़ा उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, बेकर्स को क्या बोला जाता था गोवा में, पैडर। ठीक है, लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या बोला था, अ बंच ऑफ क्रुक्स। वॉट फूड डिड दी सीगल्स मदर गेट फॉर इट, क्या लाई थी वो उसके खाने के लिए, सीगल के लिए, फिश। एने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एने फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, किटी। अब यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपको, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। ठीक है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, देखो ये एने फ्रैंक वाला ही है ना, कि काफ़ी ज़्यादा विचित्र एक्सपीरियंस है मेरे लिए, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की की सोच क्या है, वो क्या लिख रही है।
Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ठीक है, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लिखना है तो मैं लिखती हूँ, और इससे भी ज़्यादा बड़ी है कि मैं अपने दिल का जो भी बोझ है वो सब उतार देती हूँ उसमें लिख कर. फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन. तो एन ए फ्रैंक वाला ही था, तो सिंपल आंसर आ जाएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक. ऑथर कौन थी? खुद ही थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी. वॉट डिड एने फ्रैंक डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट. वो क्या करती थी अपना जो भी बोझ था उसे हल्का करने के लिए? वो अपनी डायरी में लिखती थी. तो शी वुड राइट इन हर डायरी. यहाँ पे अब एक्सट्रैक्ट है आपका, पोम दी हुई है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं. लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट दैम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. तो ये द ट्रीज का जो बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ है वो है. फ्रॉम विच पोम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन. पता ही है, द ट्रीज से है. फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. ठीक है, जब भी कहीं लाइक और एज आ जाता है, डायरेक्टली कंपैरिजन जो होता है वो क्या होता है? सिमिली होता है. ठीक है. द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज. फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? बैकवर्ड, पीछे आना. बस यहाँ पे अब आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, जितने भी हैं उसमें से 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं बस. ठीक है, तो और 30 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना है, 2 मार्क ईच हैं आपके पास. तो वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड. ठीक है, पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो को मनी क्यों सेंड करते हैं और वो लेटर पर गॉड क्यों लिखते हैं? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंस में भी था. द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पोस्ट मास्टर उसको मनी क्यों भेजते हैं? ताकि उसका जो विश्वास है गॉड में वो बना रहे. एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाय इट, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे इस चीज़ से. ही डिसाइड दैट ही वॉन्ट्स टू कीप लेंचोज फेथ इंटैक्ट, सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर. अब यहाँ पे आगे लिख दो एज गॉड. एज गॉड. वॉट डिड करेज मीन टू मंडेला. मंडेला के लिए हिम्मत का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. उनके लिए करेज का मतलब क्या था? ये नहीं कि डर ही ना होना, बल्कि उस डर पर जीत पाना. अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट वन हु कॉन्कर्स द फियर. एक ब्रेव क्या होता है? बहादुर. ठीक है, बहादुर इंसान जो है वो नहीं है जो डरता ही ना हो, बल्कि वो हो जो अपने डर पर काबू पा ले. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में भी था और इंपॉर्टेंट में भी था. सारे जो भी क्वेश्चन है ना आप ध्यान से देखना, ये मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स में. हाउ डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एन. मिस्टर कीजिंग किस तरीके से पनिशमेंट देते थे एन को? मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव. वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि एन बहुत बात करती थी. ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क. ही आस्क्ड हर टू राइट एसेज एंड द टॉपिक वॉज ऑलवेज रिलेटेड टू हर टॉकेटिव नेचर. वो उसको कैसे पनिशमेंट देते थे? हर बार उसको ऐसे लिखने को देते थे और उसका टॉपिक जो होता था वो रिलेटिव होता था उसके टॉकेटिव नेचर से. वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर. ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आपको. ऑटर वॉज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट एज लूट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, हैंस इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट. ठीक है, क्योंकि उसको इस तरीके से एक साइंटिस्ट के बिहाफ पे नाम दिया हुआ था और इसलिए उसको शॉर्ट में मैक्सवेल ऑटर बोला जाता था. वाई डिड वल्ली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन. जो उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी वो उनसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ आपको. वल्ली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन बिकॉज शी फाउंड हर एब्सोल्युटली रेपल्सिव. वो उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उसको बहुत बुरी लग रही थी, वो उनसे दूर होना चाहती थी. शी सॉ दैट द वुमन हैड बिग होल्स इन हर ईयर लोब्स एंड वेरी अगली ईयरिंग्स इन दैम. उसने देखा कि उनके जो कान के छेद हैं वो काफ़ी बड़े हुए हैं क्योंकि एज के साथ होता है, ऐसे हो जाते हैं, और उसमें इतने गंदे गंदे पुराने ज़माने के ईयरिंग्स उन्होंने पहन रखे थे. शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज चूइंग एंड कुड सी द बीटल जूस दैट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स. उसे जो है वो पान की और छालिया की खुशबू आ रही थी और वो सारा जो रस था पान का वो उसके लिप्स पर दिख रहा था जो कभी भी उसके मुंह से बाहर आ सकता था. इसलिए उसको वो एल्डरली वुमन से दोस्ती नहीं करनी थी. How did Gautam Buddha help किस्सा गौतमी to understand that death is a part of one's life. ठीक है, गौतम बुद्धा ने किस तरीके से किस्सा गौतमी को ये समझने में मदद की कि डेथ भी हमारी ही लाइफ का एक हिस्सा है. The Buddha asked her to find a house where no one had lost a loved one, but Kissa was unable to find any such house. ठीक है, बुद्धा ने उन्हें बोला कि ठीक है आप ऐसे एक घर से जो है एक मुट्ठी क्या लाना है आपको, वो
सरसों के बीज, है ना, जहाँ पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी देन सॉ द फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ सिटी एंड रियलाइज दैट पीपल लाइव्स आर सिमिलर टू दीज लाइट्स विच राइज एंड देन एक्सटिंग्विश। ठीक है, अब फिर वो क्या होती है, निराश हो जाती है, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं होता। फिर वो जो है बैठ जाती है जाकर एक जगह जहाँ से उन्हें पूरी सिटी दिख रही होती है, और वहाँ देखती हैं कि सिटी की जो लाइट्स हैं वो जगमगाती हैं और फिर बुझ जाती हैं, और उन्हें समझ आता है कि लाइफ भी जो है ऐसी है, एक पल में जगमगा रही है और दूसरे ही पल में बुझ जाती है। इन दिस वे शी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर जो है वो कब आता था, हर दिन, और बच्चे जो हैं उससे मिलने के लिए क्यों भाग के जाते थे, ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने। बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था, एक तो मॉर्निंग में और सेकंड टाइम जब वो सब बेचकर वापस जाता था। द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स। वो उसके पास भागकर क्यों जाते थे, क्योंकि उन्हें वो ब्रेड के बैंगल्स लेने होते थे उससे। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई 6 करने हैं, 2-2 मार्क्स के, तो इतना इतना आपको लिखना है। यहाँ पर आपको इन तीनों में से कोई 2 करने हैं, सेम वही छोटे छोटे लिखने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पोएट क्या बताते हैं कि किस तरीके से उनका मूड चेंज किया उसने, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया आपको। डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बहुत बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होना स्नो के, वो डस्ट ऑफ स्नो कहलाती है। वाइल वॉकिंग बाय अ हेमलॉक ट्री, अ क्रो ऑन द ट्री शुक डाउन सम पार्टिकल ऑफ स्नो ऑन द पोएट एंड दिस चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, अब वो जब वहाँ से एक हेमलॉक ट्री के नीचे से होकर गुजर रहे थे, तो क्रो के मूवमेंट की वजह से क्या होती है, उन पर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है और उसकी वजह से उनका मूड चेंज हो जाता है। अब मूड कैसे चेंज होता है, ही वॉज हैविंग अ बैड डे एंड वॉज इन अ सैड मूड, द फॉलिंग स्नो चेंज्ड हिज मूड एंड मेड हिम फील मोर अपलिफ्टेड। अब वो काफ़ी उदास थे उस दिन और वो पूरा दिन अपना ऐसे ही वेस्ट करने वाले थे, लेकिन वो जो स्नो गिरी उसने जो उन्हें थोड़ी सी खुशी दी, उससे उनका दिन जो है वो बन गया, और फिर उन्हें रियलाइज़ भी हुआ कि बहुत छोटी सी बात पे मैं अपना पूरा दिन ख़राब कर रहा था। What could Amanda do if she were a mermaid? अगर अमेंडा एक mermaid होती तो वो क्या करती? If Amanda were a mermaid, she would drift slowly on a languid emerald sea. She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly in it. अगर अमेंडा एक mermaid होती तो वो धीरे धीरे पानी के साथ, पानी के उसमें क्या कहते हैं, बहराव में बह रही होती। वो वहाँ पर एक अकेली निवासी होती और वहाँ पर वो रिलैक्स कर रही होती उस रिलैक्स ग्रीन सी में, और बहुत धीरे धीरे मूव कर रही होती। तो कोई भी 2 करने हैं आपको। ठीक है, Why didn't the poet offer the boy money to buy another ball? जो पोएट थे, वो जो लड़का जो अपनी बॉल खो देता उसको, मतलब उससे क्यों जाकर कुछ नहीं बोलते या इंटरफेयर नहीं करते या उसे पैसे नहीं देते नई बॉल खरीदने के लिए। तो he does not offer him money to buy another ball because according to him money or another ball is worthless. वो क्यों कोई पैसे नहीं देते दूसरी बॉल के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें व्यर्थ थी। The boy was trying to understand his first responsibility as he had lost something which could not be brought back. क्योंकि वो जो बच्चा था उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सेंस हो रही थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खो दिया था जिससे उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी थी और अब वो चीज़ वापस नहीं आ सकती थी। तो इन तीनों में से जो आपको सही लगे वो 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर वही सेम, इन तीनों में से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। Why did Mrs. Pumphrey think the dog's recovery was a triumph of surgery? Because in 2 weeks Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard muscled animal. ठीक है, वो क्यों उनको क्यों लगता है कि ट्रिकी की जो रिकवरी है वो सर्जरी की जीत थी, क्योंकि जो 2 हफ्ते के अंदर ट्रिकी जो है वो बिल्कुल रिकवर कर चुका था, है ना, बिल्कुल फिट हो गया था और काफ़ी ज़्यादा अब हार्ड मसल का हो गया था, मतलब उसकी बॉडी बन गई थी, जो इतना मोटा ताज़ा था अब वो काफ़ी लीन हो गया था। What story did the लेडी टेल हॉरेस डेनबी टू गेट द ज्वेल्स? जो दूसरी चोर थी वो क्या स्टोरी हॉरेस डेनबी को सुनाती है ज्वेलरी के लिए? तो द लेडी मेड अप अ स्टोरी दैट बिफोर गोइंग टू लंडन शी प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड टू टेक हर ज्वेल्स टू देयर बैंक बट शी लेफ्ट दैम देयर इन द सेफ। शी विश टू पुट ऑन द ज्वेल्स टू अ पार्टी दैट नाइट। ठीक है, अब वो स्टोरी क्या बनाती है कि भाई जब वो लंदन जाने से पहले वो अपने हस्बैंड से प्रॉमिस करती है कि सारी ज्वेलरी बैंक में रख देगी, लेकिन वो उन्हें यहीं छोड़ देती है क्योंकि उसे पहननी होती किसी पार्टी में। ठीक है, तो वो इस तरीके की स्टोरी बनाती है। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? वो कैसे इनविजिबल हो जाता था? ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय द स्पेशल लिक्विड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय हिम आफ्टर मिक्सिंग द ग्लास पाउडर टू द केमिकल्स। एक वो लिक्विड सा बनाता है जिसमें वो सारे जो पार्टिकल्स और केमिकल्स होते हैं वो मिक्स कर देता है। ही बिकेम इनविजिबल एंड मेड सेवरल एफर्ट्स टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे 30 वर्ड्स में आपको लिखने हैं और कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। बहुत इजी पेपर है, अच्छे से मुझे तो लगता है आप पूरे 75 मार्क्स ला सकते हो और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप पूरे 75 ला के दिखाओगे मुझे। यहाँ पे आपको
दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे 75 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर लिखना है, 3 मार्क का है क्वेश्चन, और इन 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई, वट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई। ठीक है, उसके जो मदर फादर थे वो उसे क्यों बार बार जो है प्रेशर डालते थे, उस पर थ्रेटन करते थे उसको कि भाई तू उड़, और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसको मजबूरन उड़ना पड़ा। तो द यंग सीगल्स पेरेंट्स इनकरेज हिम टू फ्लाई बट ही कुड नॉट डू इट। वो काफ़ी उसे इनकरेज करते थे उड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता था। दे केम राउंड कॉलिंग हिम इन अ शार्प वॉइस, वो उस पर चिल्लाते भी थे। दे शीडेड हैंड थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज इफ़ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। वो उसको जो है काफ़ी डांटते भी थे और उसको बार बार धमकी भी देते थे कि भाई वो उसे भूखा छोड़ देंगे उसी लेज पे अगर वो नहीं उड़ा। बट ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं थी उड़ने की। फाइनली हिज मदर यूज्ड अ ट्रिक, उसकी मदर एक ट्रिक यूज़ करती हैं। शी फ्लू टुवर्ड्स हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन अ बीक, वो उसकी तरफ उड़कर आती हैं खाना लेकर अपनी चोंच में। द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश ड्यू टू हंगर, क्योंकि वो काफ़ी भूखा होता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ डाइव कर जाता है। विद इन अ फ्यू मोमेंट्स ही फेल्ट हिज विंग्स अप स्प्रेड आउटवर्ड्स, दस ही स्टार्टेड फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसको रियलाइज़ भी नहीं होता, फिर थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि वो उड़ रहा है और वो फर्स्ट टाइम जो है उड़ रहा था। अगर ये नहीं आ रहा क्वेश्चन करना तो आपके पास नेक्स्ट है, ये वाला कर सकते हो। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज, एक्सप्लेन। बेकिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस था, है ना, गोवा विलेज में, वो आपको बताना है। तो बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज इन गोवा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द पीपल ऑफ गोवा वर यूज टू द रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस ऑफ द लोव्स ऑफ ब्रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो लोग थे गोवा के वो काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद करते थे ब्रेड को, उसकी खुशबू को। ऑन ऑल द ओकेजन्स एंड सेरेमनीज दे नीडेड दैम, हर कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो उन्हें ब्रेड चाहिए होती थी। मैरिज गिफ्ट्स जो होते वो मीनिंगलेस थे अगर स्वीट ब्रेड या बोल ना दी जाए। नो पार्टी वॉज कम्प्लीट इफ ब्रेड वॉज नॉट सर्व्ड इन इट, कोई भी पार्टी इनकम्प्लीट होती थी अगर ब्रेड ना हो तो। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ अ डॉटर, अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो उसकी मदर को सैंडविचेस तो बनाने ही बनाने होते थे। क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स मस्ट हैव बॉलिनहाज ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, और क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स में बॉलिनहाज होना बहुत ज़रूरी होते थे सेलिब्रेशन के लिए, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। फिर अब इन दोनों में से भी कोई एक, ऐसा नहीं कि वो और ये में से कोई एक, नहीं, ये दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, फिर ये दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट आर द टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या उनके दो अलग अलग व्यूज़ थे कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, फायर एंड आइस का ही है, ठीक है। द फर्स्ट व्यू इज़ दैट पीपल शैल बी बर्नड इन फायर इन द एंड ऑफ वर्ल्ड। पहला व्यू का क्या था कि लोग जो है आग की वजह से मरेंगे, जो दुनिया है वो आग की वजह से ख़त्म होगी। द अदर व्यू बिलीव्स दैट पीपल शैल बी डन अवे विथ थ्रू द यूज़ ऑफ आइस, दूसरा कि भाई आइस की वजह से ख़त्म होगी। इन बोथ द अकाउंट द एंड ऑफ द वर्ल्ड शैल कम विद जजमेंट ऑफ दोज हु डिड रॉन्ग इन दी वर्ल्ड, येट ही सीम्स टू फेवर द आइडिया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इन अ फायर अ लिटिल मोर देन इन आइस, ठीक है। और उसके अलावा उनका जो खुद का पर्सनल ओपिनियन था वो क्या था कि भाई जो दुनिया है वो फायर से ज़्यादा चांसेस है ख़त्म होने के। यहाँ पे फायर क्या है, लालच, है ना, और ये सारी चीज़ें, गुस्सा वगैरह, और आइस क्या है, कोल्ड हार्टेडनेस, है ना, इनसेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम अ टाइगर इन द जू, आंसर लिखना है इसका। द थीम ऑफ द टाइगर इन द जू इज़ दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी इम्प्रिजन्ड, जो बेचारे जंगली जानवर उनको कैद करके नहीं रखना चाहिए, है ना, और they should be allowed to stay in their natural habitat freely, being their natural free self, है ना। humans are cruel for their environment, एंटरटेनमेंट एंड सेल्फिश रीजंस दैट दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ द लिविंग बींग, मतलब भाई जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको वहाँ रहने दो ना। ये क्या मतलब इंसानों में ये आदत है कि वो जो है हर वो चीज़ करते हैं जो डिस्ट्रक्शन ही कॉज करेगी एंड में। तो आपको 75 वर्ड्स में छोटे से छोटा थीम लिखना है यहाँ पर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इन दो में से कोई एक अटैम्प्ट करना है, और फिर लास्टली इन दो में से भी कोई एक अटैम्प्ट करना है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली की टीचर ने एक इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले किया भोली की लाइफ बदलने में। शी एनकरेज भोली एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर। शी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड हर फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, वो काफ़ी ज़्यादा उससे प्यार और स्नेह से बात करती थी। वो भोली को बताती थी कि तुम्हें ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। शी ट्रांसफॉर्म भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक प्रॉपर्ली, विच इज़ वॉट इवेंचुअली लेड टू हर हैविंग सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। उन्होंने जो है एक भोली जिसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं था
था, उसको एक कॉन्फिडेंट लड़की में, एक एजुकेटेड लड़की में बदल दिया था, जिसकी वजह से आज भोली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। या फिर ये वाला कर सकते हो, वॉट वुड हैव हैपन टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। क्या होता अगर मटिल्डा जो है अपनी फ्रेंड को पहले ही बता देती कि उसने उसका नेकलेस खो दिया है। तो इफ मटिल्डा वुड हैव कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, शी माइट हैव बीन इन लेसर ट्रबल देन व्हाट शी फेस्ड आफ्टर हैविंग रिप्लेस्ड द नेकलेस। अगर वो पहले ही बता देती तो उसको कम मुसीबतें झेलनी पड़ती, क्योंकि उसने काफ़ी मुसीबतें झेली इस चीज़ की वजह से। हर फ्रेंड वुड डेफिनेटली हैव बीन एंग्री विद हर, मोस्ट प्रोबेबली शी वुड हैव आस्क्ड मटिल्डा टू रिप्लेस इट। ठीक है, उसकी फ्रेंड गुस्सा होती, जाहिर सी बात है, लेकिन वो सिर्फ उसको रिप्लेस करने को बोलती। और क्योंकि नेकलेस जो था वो नकली था तो 500 फ्रांस में वो आ जाता, लेकिन उसके लिए उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा जो है वो वेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने रियल नेकलेस ला के दिया था और उसकी वजह से उनकी लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद हो गए थे। इसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है आपको, और इसी के साथ आपका जो पेपर है यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। और बहुत ईजी पेपर है, बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास, बहुत मतलब आपको समझो क्वेश्चन एंड आंसर्स तो बहुत छोटे छोटे ही लिखने हैं, बाकी सब तो मल्टीपल चॉइस थे, और हर राइटिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो काफ़ी स्कोरिंग है आपका पेपर, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो क्लास है हम वो यहाँ ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, और आई नो एंड आई होप कि आप अच्छा करोगे और 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स मुझे लाकर दिखाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।